इस वनस्पति का ध्यान रखना लल्ला। सुधा काकी के वे शब्द कानों में फिर से गूंज गए। तमाम तरह के मकान और बड़ी बड़ी इमारतें देखकर मन भीग सा गया। आज सुधा काकी से किया एक भी वादा तो नहीं निभा पाए थे हम। बचपन में हम जहाँ रहते थे वह जगह बहुत खूबसूरत और सुकून से भरी हुई थी। हमारे घर से कुछ ही दूरी में सुधा काकी रहती थी। वे बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पेड़ पौधों और प्रकृति के बारे में उन्हें पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा ज्ञान था। उस दौरान उस पूरे इलाके में खेतों और हरे भरे पेड़ पौधों से घिरे बस इक्का दुक्का मकान ही थे। हम बच्चे उस हरे भरे स्थल को वन सतली कहते थे, इसलिए बाद में सचमुच उस जगह का नाम वन सतली ही रख दिया गया, क्योंकि वो एक सुंदर जगह थी। बचपन वाली सुधा काकी हम सब बच्चों को बड़ी प्यारी लगती थी। वे अपने घर के बगीचे में हमें खूब आम, अमरूद और तरह तरह के फल फूल इस वादे के साथ तोड़ने देती थी कि हम बड़े होकर इन पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे और इस वन सतही को कायम बनाकर रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम उन वन सतली को भूलते गए। इस वन सतली की सुंदरता को खत्म नहीं होने देंगे। मीठे फलों के लालच में हम भी उनसे वादा तो कर देते कि हम इस वन सतली को सदा ध्यान रखेंगे। सुधा काकी का बड़ा परिवार था, उनके खूब खेत थे। वे सारा दिन खेतों में काम करती हुई बड़े सुहावने बुदेली लोकगीत गाती रहती। ओ लल्ला इन बागन से जीवन है, ओ लल्ला इन खेतन से सावन है, ओ लल्ला इन सबरन की राखे रहियो लाज। प्रकृति का संदेश देते हुए यह गाने इस उम्र में ज़्यादा समझ में तो नहीं आते थे, पर उनकी आवाज़ में बहुत मधुर जरूर लगते थे। सुधा काकी का प्रकृति से एक अलग ही जुड़ाव था। लल्ला आम की गुठली तुम लड़का कहो, भी न फेंका करो गली के किनारे, खेतन के किनारे माटी में गाप देऊ करो, फिर देखियो तम्हाए मोड़ा मोड़ी इनाई के बीच खेले। अर्थात आम की गुठली फेंको और फिर उनसे पौधे प्राप्त करो। खेतों में मोटी मोटी माटी से मोटी मोटी फसलें पाओ। हम उनकी बातों पर जोर जोर से हंसकर फिर आम खाने लग जाते। वो सुहावना सा बचपन आज फिर सालों बाद वनस्थली आकर याद आया। इस वनस्थली का याद रखना लल्ला। सुधा काकी के वे शब्द जब कानों में फिर से गूंज गए, तब तमाम तरह के मकान और बड़ी बड़ी इमारतें देखकर भी मन भीग सा गया। आज सुधा काकी से क्या एक भी वादा तो नहीं निभा पाए थे हम, और फिर भी हम हाई स्कूल के बाद मैं और मेरे अन्य वनस्थली वाले साथी धीरे धीरे वहाँ से बाहर पढ़ने को चले गए। सभी पढ़ते पढ़ते नौकरी करने लगे, सभी की शादी हो गई और लगभग सभी हमेशा के लिए दूसरी जगह पर बस गए। सबका तो नहीं पता, लेकिन मेरे मन से वन सतली कभी भी नहीं छूटा। हमारा पुराना मकान मुझे बार बार यहीं खींच लाता है, क्योंकि यहाँ मेरे बचपन की बहुत सारी यादें बीती हैं। पर अब यह वनसतली कहाँ वनसतली सी है। सारे खेत मिटाकर मकान बना दिए गए थे। दूर दूर तक कोई बड़ा पेड़ न था। मैं उदास होकर सुधा काकी के घर की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर देखा तो उनके घर के बाहर अब भी एक बड़ा सा सुंदर सा बाग लगा था, और अब भी उनके बगीचे में आम अमरूद के पेड़ अपनी जड़ें बनाए हुए थे। मैं उनके बाग में जाकर खड़ा हुआ तो एक नन्ही सी बच्ची को छोटा सा पौधा रोपते हुए देखकर बोला, तुम कोई पौधा लगा रही हो क्या? जी अंकल, पौधे हमारा जीवन है। हमारी सुधा दादी हमें बहुत सारा जीवन दे गई है। अब हम भी आने वाले लोगों के लिए जीवन रोप रहे हैं, ताकि उन्हें भी जीवन मिले। क्या मुझे भी कुछ बीज और पौधे दोगी? मैं भी गली के अगल बगल खाली पड़ी जगह में उन्हें रोप दूंगा। मैं अब अपने घर की खाली पड़ी जगह पर और कमरे में नहीं, बल्कि एक बगीचा तैयार करना चाहता हूँ। मैंने उस नन्ही सी बच्ची से वैसे ही यह कहा, और वह मुस्कुराती हुई कुछ पौधे और बीज ले आई और मेरे लिए झट से ले आई। मैं मन ही मन सुधा काकी से माफ़ी मांगता हुआ
एक बगीचा तैयार करने को कह वहाँ से जाने लगा और वह नन्ही बच्ची सुधा काकी के गीत को अपनी बोली के हिसाब से गाती हुई पेड़ों को फिर से खींचने लगी और लगाने लगी। ओ बेटा इन बागों से जीवन है, ओ बेटा इन खेतों से सावन है, ओ बेटा इन सब का तुम रखना ध्यान। उस बच्चे का प्रकृति प्रेम देखकर यूं लगा कि जैसे सुधा काकी ही वापस आ गई है। ये थी सुधा काकी की स्टोरी।